साथियों नमस्कार। आइए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की ये श्रृंखला, जो कि पेट की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की 75% आबादी और शहरी क्षेत्र की 50% आबादी आच्छादित है। राष्ट्रीय मत्स्य बोर्ड का मुख्यालय कोच्चि में है। फेरा को फेमा 2000 में किया गया था। सिडबी की स्थापना 1990 में की गई थी। कच्चे तेल का भंडारण वेनेजुएला में सर्वाधिक है। कच्चे तेल का उत्पादन सबसे ज़्यादा अमेरिका में होता है और प्राकृतिक गैस का उत्पादन सर्वाधिक अमेरिका में होता है। कच्चे तेल का उत्पादन सर्वाधिक अमेरिका में होता है और ग्रेफाइट का उत्पादन भारत में अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक होता है। और जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। जीएसटी लागू होने के लिए 101वां संविधान संशोधन लाया गया था। जीएसटी काउंसिल में 33 सदस्य हैं। सिरे पर जीएसटी टैक्स 5% लगता है और जीएसटी में जो सदस्य हैं उनकी उम्र अधिक से अधिक 67 साल, अध्यक्ष और सदस्य दोनों की उम्र 67 साल हो सकती है। और ईएनए टैक्स जो है केवल राज्य लगाएगा। ज्वार अगर बिना पैकिंग के बेचा जा रहा है तो उस पर जीएसटी 0% है और ज्वार अगर पैक्ड है तो उस पर 5% जीएसटी लगेगा। जीएसटी ट्राइब्यूनल सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है, जो उनकी संख्या 3 है। उसके बाद तमिलनाडु में 2 हैं। उदार देयताओं में सर्वाधिक 34% टैक्स मिलता है, यानी भारत का जो 100% पैसा आता है उसमें 34% उदार देयताओं से प्राप्त होता है। और दूसरे नंबर पे सर्वाधिक आय देने वाला जीएसटी 17% है। और सर्वाधिक व्यय राज्य की ओर से जिन चीज़ों पर व्यय किया जाता है उसमें राज्यों को जो पैसा दिया जाता है वो 18% है, जो कि सर्वाधिक है। और जीडीपी की वृद्धि दर विभिन्न वर्षों में क्या रही है। जीडीपी की वृद्धि दर कोविड के कारण प्रभावित हुई है और 2020-21 में सबसे कम -6% रही है और 2019-20 में 3.7% रही है। 2021-22 में 8.7% और 2022-23 में 7.1% रही है। 15वें वित्त आयोग में से पैसा जो राज्यों को दिया जाता है उसमें कौन कौन से आधार पर कितना पैसा दिया जाता है। 15वें वित्त आयोग के आधार पर सबसे सर्वाधिक पैसा किसी राज्य की गरीबी मध्य में जो राज्य स्थित है उससे जितना दूर राज्य है, यानी गरीबी में जितना दूर है उनकी दूरी के आधार पे सबसे ज़्यादा दिया जाता है। दूरी का मतलब कि अगर मध्य में जो प्रदेश है जिसकी जो आय है और उससे कितना दूर कौन सा प्रदेश स्थित है, यानी गरीबी कहाँ सबसे ज़्यादा है मध्य में स्थित होने वाले राज्य से, उसके आधार सबसे ज़्यादा अधिक धन 45% धन उसी के आधार पर आवंटित किया जाता है। 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत 15% क्षेत्रफल के आधार पर आवंटित किया जाता है, 15% जनसंख्या के आधार पर आवंटित किया जाता है और फैमिली प्लानिंग के हिसाब से अगर कोई उसमें डेमोग्राफिक जो चीज़ें हैं उसके आधार पर 12.5% और 2.5% जो है कर प्रयास, किसमें अधिक कर प्रयास किया है उनके आधार पर किया जाता है। जीएसटी काउंसिल में जो निर्णय है, अगर उसमें कोई परिवर्तन, जीएसटी काउंसिल में जो निर्णय है उनका 3/4 उपस्थित सदस्य ही जो है उसमें कोई निर्णय ले सकते हैं। कोई परिवर्तन अगर करना है जीएसटी काउंसिल में निर्णय 3/4 उपस्थित सदस्यों की बहुमत से लिए जाते हैं। सबसे कम राजस्व 15वें वित्त आयोग में किसको मिला है, 0.386% मिला हुआ है गोवा को 15वें वित्त आयोग में सबसे कम 0.386% राजस्व मिला हुआ है। कुछ फल खा लो काट के। नमस्कार। 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत राजस्व में सबसे कम पैसा किस राज्य को मिला है, तो गोवा को सबसे कम
0.386% मिला है। और दूसरे नंबर सबसे कम सिक्किम राज्य को मिला है 0.388%। और वाई के अलग कमेटी का गठन 1977 में हुआ था और इसने 1979 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। और इसमें कैलोरी के हिसाब से गांव में 2400 कैलोरी और शहरों में 2100 कैलोरी अगर प्रति व्यक्ति को मिलती है प्रतिदिन तो वो गरीब नहीं माना जाएगा। लकड़वाला समिति का गठन 1979 में हुआ था और इसकी रिपोर्ट 1993 में आई थी। और इसने ये कहा था कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर है इंडस्ट्रियल लेबर और एग्रीकल्चरल लेबर उसके आधार पे निर्धारण गरीबी रेखा का किया जाएगा। सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन 2005 में हुआ। 2009 में उसने अपनी रिपोर्ट दी और इसने ये कहा कि प्रति व्यक्ति अगर प्रति माह अगर गांव में 806 रुपये 816 रुपये और शहर में अगर 1000 रुपये है तो वो व्यक्ति गरीब नहीं माना जाएगा। सीएम रंगराजन कमेटी का गठन 2012 में हुआ था जिसने कहा था कि शहरों में अगर प्रति व्यक्ति 1407 रुपये व्यय किए जा रहे हैं प्रति माह तो वो गरीब नहीं माना जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपये अगर किसी व्यक्ति द्वारा व्यय किए जा रहे हैं प्रति माह तो वो गरीब नहीं माना जाएगा। यानी सीएम रंगराजन समिति का गठन 2012 में हुआ था। 2014 में उसने रिपोर्ट दी। अपनी रिपोर्ट में उसने कहा कि जो गरीब जो है वो लोग माने जाएंगे जो शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये प्रति माह से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और वो लोग गरीब माने जाएंगे जो 1407 रुपये से कम खर्च कर रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपये प्रति माह से कम खर्च करने में गरीब माने जाएंगे। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट 2023 प्रकाशित हो गई जिसके आधार पर भारत को 127वां स्थान मिला है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इसका मतलब ये है कि अभी भी भारत में महिला और पुरुष के बीच में काफ़ी ज़्यादा भेद है। और अफगानिस्तान इसमें महिला ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में सबसे नीचे 146वें स्थान पे है। इंटरनेशनल क्रिमिनल इंडेक्स रिपोर्ट के हिसाब से भारत 77वें स्थान पे है। एसडीजी यानी सतत विकास लक्ष्य का जो लक्ष्य रखा गया है उसमें जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पर भारत 112वें स्थान पर आया है। 166 देशों में 112वें स्थान पर। इसका मतलब भारत ने एसडीजी यानी सतत विकास लक्ष्यों के क्षेत्र में अच्छा काम किया गया। पनगड़िया समिति 2015 में गठित की गई थी। सतत आर्थिक विकास 112 स्थान पर भारत है जबकि सिंगापुर प्रथम स्थान पर है। और इकोनॉमिक फ्रीडम में भारत 131वें स्थान पर है। इकोनॉमिक फ्रीडम में भारत 131वें स्थान पर और सिंगापुर प्रथम स्थान पर है। और ग्लोबल पीस के हिसाब से भारत 126वें स्थान पर है। ये ऑस्ट्रेलियन एसोसिएशन द्वारा जारी किया जाता है। और लिवलीहुड इंडेक्स शहरों के हिसाब से जारी की जाती है जिसमें दुनिया के शहरों में मुंबई 141वें स्थान पे है और दिल्ली भी 141वें स्थान पे है और चेन्नई 144वें और बेंगलुरु 148वें स्थान पे है। क्यूएस रैंकिंग में केवल 200 विश्व के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में भारत में केवल 2 संस्थान आए हैं। इनका नाम है आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली। स्वास्थ्य चेतावनी विश्व में शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी जारी करने वाला दुनिया का पहला देश आयरलैंड बन गया है। मौर्य काल में चैत्य व विहार पाए जाते थे। गांधार में जो पत्थर हैं वो ग्रे रंग के थे और उसमें दुखी बुद्ध को दिखाया गया था। और मथुरा कला में जो पत्थर थे वो सफ़ेद रंग के थे और इसमें खुशी बुद्ध या डिलाइटेड बुद्धा के रूप में दिखाया था। अमरावती कला में जातक कहानियों के रूप में भगवान बुद्ध को दिखाया गया था। यानी मौर्य काल में चैत्य व विहार जो चैत्य पाए जाते हैं उसमें जो उनकी मूर्ति होती है भगवान बुद्ध की वो गांधार कला में ग्रे रंग के पत्थर रहते हैं और दुखी बुद्ध के रूप में दिखाया जाता है। और मथुरा कला में सफ़ेद रंग के पत्थर होते हैं और खुशी डिलाइटेड बुद्धा के रूप में दिखाया जाता है। अमरावती कला में जातक कहानियों के रूप में भगवान बुद्ध का प्रदर्शन किया गया है। 1912 में 15 अप्रैल 1912 को जो टाइटैनिक दुर्घटना हो गई थी उसमें एक स्क्वैश ग्राउंड भी था और उसमें एक व्यायामशाला भी थी और उसमें एक बड़ा बाथरूम था जो कि टर्की के आधार पर बनाया गया था। और उसमें अब उसमें कोई भी व्यक्ति आज की तारीख में कोई भी जीवित नहीं है। कुल 2235 लोग ले जाए गए थे जिसमें 1500 लोगों की मृत्यु हो गई थी। लगभग 700 लोगों को बचाया जा सका था। और नागरकोट अभी वहाँ पर एक टाइटैनिक
की खोज के लिए। और टाइटैनिक का एक्चुअली जो जब वो 15 अप्रैल 1912 को डूब गया था तो उसमें बार बार डिस्ट्रेस कॉल आ रही थी, और डिस्ट्रेस कॉल में जिसकी कॉल को जो है अमेरिकन शोर पर वहाँ के जो ब्रॉडकास्टर्स थे उन लोगों ने पकड़ा था, और इसी आधार पर उन लोगों ने और उसको वहाँ बचाने के लिए, डिस्ट्रेस कॉल में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए कई नौकाएँ वहाँ भेजी गई थी, जिसके कारण 700 लोगों को बचाया जा चुका था। एक कंपनी जो उसमें नागरकोट ने जो है ये जिम्मा लिया था कि इसके आधार पर हम वहाँ पे जो एक्चुअली जो बार बार जिस रूम से मोर्स कोड के अंतर्गत वहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम था, जिस रूम में वहाँ पे क्या डिस्ट्रेस कॉल आ रही थी उसको रैकेज को खोजने के लिए गई थी, जिसमें पॉल हेनरी नॉरगेल्टे जो कि जॉर्जिया की कंपनी है, उसने ओशन गेट को लैंड किया था एक जहाज़ जो कि रिसर्च और एक्सप्लोरेशन के लिए काम करती है। इसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसमें पॉल हेनरी नागरलेट स्वयं जो कि डायरेक्टर थे उनकी भी मृत्यु हो गई थी। और इसके अलावा उसमें दाऊद और शाहजादा दाऊद 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा उसमें सतीश हार्डिंग और पॉल स्टॉकटन रीच, ये इन लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार से 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी, शाहजादा दाऊद और इसके अलावा जो है स्टॉकटन रीच, हमीश हार्डिंग और उस कंपनी के डायरेक्टर जो थे उनका नाम था नारगेल्टे, जो जॉर्जिया कंपनी थी, वो उनके डायरेक्टर की भी हेड हो गई थी। 3800 मीटर की गहराई पर ये था। बाद में पता लगाया गया कि 3800 मीटर की गहराई पर स्टॉकटन रीच वगैरह की सबकी डेथ हुई थी। और ये टाइटन जो अभी भेजा गया था उसके रैकेज को खोजने के लिए, और उसमें जो है कोई भी जीवित नहीं बच पाया, उसकी खोज चल रही है। और अब कंपनी ने कह दिया है कि अब हम रैकेज को नहीं खोजेंगे, केवल इमेजिंग का काम करेंगे। संसद की सीटों को बढ़ाने के लिए 84वें संविधान संशोधन द्वारा ये किया गया था कि 2026 तक इसको फ्रीज कर दिया गया था, यानी 1976 के बाद अभी तक सीटें जो है अगले 50 साल तक सी रहेंगी। और दांडी मार्च 12 मार्च को शुरू हुआ था, 12 मार्च 1930 को, जो कि 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ था। और इसके द्वारा जो है नमक का कानून तोड़ा गया था। इसमें 78 सत्याग्रही थे। नो कॉन्फिडेंस मोशन 75(3) के अंतर्गत लोकसभा में ही केवल लाया जा सकता है, ये लोकसभा के और राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है। और एंग्लो इंडियन का जो कोटा है वो लोकसभा में या विधानसभाओं में वो समाप्त कर दिया गया। 104वें संविधान संशोधन द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया है। कॉन्फिडेंस मोशन जो है केवल सरकार के द्वारा लाया जा सकता है, विपक्ष के द्वारा नहीं लाया जा सकता है। कॉन्फिडेंस मोशन अब तक कुल जो है 11 लाए गए हैं, और जिसमें एक ऐसा है कि जिस पर वोट नहीं पड़ा है। अगर वोट नहीं पड़ा होने को छोड़ दें तो 10 अब तक कॉन्फिडेंस मोशन लाए गए, जो कि सरकार के द्वारा ही लाए जाते हैं और उन्हीं के द्वारा लाए जा सकते हैं, विपक्ष के द्वारा नहीं लाए जा सकते हैं। कॉन्फिडेंस मोशन में अभी तक 3 प्रकार की सरकारें गिर चुकी हैं। 1990 में विश्वनाथ सिंह कॉन्फिडेंस मोशन, राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कॉन्फिडेंस मोशन लाया था जो कि गिर गया था, और कॉन्फिडेंस मोशन गिर गया था और जिसके फलस्वरूप उनकी सरकार भी गिर गई थी। कॉन्फिडेंस मोशन दूसरी बार 1997 में देवगौड़ा सरकार ने लाया गया था। ये भी सरकार जो है इस बार भी विश्वास मत प्राप्त नहीं कर सकी और गिर गई थी। और तीसरा और महत्वपूर्ण जो है विश्वास मत 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लाया गया था, और ये भी सरकार गिर गई थी और एक मत से ये सरकार गिरी थी। कजाकिस्तान एससीओ का अगला अधिवेशन कजाकिस्तान में होगा, और अगला ब्रिक्स सम्मेलन रूस में होगा। और सार्क की स्थापना 1985 में ढाका में हुई थी, और एयू की स्थापना, अफ्रीकन यूनिटी की स्थापना 1902 में हुई थी, जिसमें 54 सदस्य हैं। अफ्रीकन यूनिटी में अफ्रीका का एकमात्र देश जो है वो शामिल नहीं हुआ है, जिसका नाम अभी हम आपको बताएंगे।
SCO के जो ऑब्जर्वर थे, SCO में SCO के जो ऑब्जर्वर कंट्रीज़ थे उनका नाम है मंगोलिया, बेलारूस और अफ़गानिस्तान। ब्राज़ील 2024 में G20 आयोजित करेगा। इसके पहले 17वीं G20 का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया था, बाली में, और 18वें G20 का सम्मेलन भारत ने नई दिल्ली में किया था 9-10 सितंबर को, और अगला 2024 में G20 का जो सम्मेलन है वो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में होगा। और अगला सार्क 1985 में स्थापित हुआ था और इसका मुख्यालय ढाका में है। और बिपरजॉय अभी जो है एक बहुत बड़ा तूफ़ान अरबियन सी में आया था और इससे काफ़ी नुकसान गुजरात और राजस्थान को पहुंचा था। और इस बिपरजॉय का अर्थ होता है आपदा, और इसका नामकरण, इस साइक्लोन का नामकरण बांग्लादेश ने किया था। और गुलाब नाम का जो साइक्लोन है वो अरब सागर में आया था। EU में माल्डोवा और सैन मैरिनो शामिल नहीं है। EU में यूरोप के 23 देश शामिल नहीं हैं। और मिस्र और मॉरिशस और UAE, बांग्लादेश ये G20 में मेहमान के रूप में आमंत्रित थे। ऑब्जर्वर एशियान में कुल 10 देश हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बर्मा है, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई मलेशिया इत्यादि सभी नॉर्थ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी 10 देश हैं, उसमें सभी शामिल हैं। और 2 देश और इसमें दो देश जो है ऑब्जर्वर के रूप में शामिल हुए थे इस बार, पापुआ न्यू गिनी और ईस्ट तिमोर। और इसका मुख्यालय जो है बैंकॉक में है। सार्क में अब कुल जो है 8 देश हो गए हैं, अभी तक 7 देश थे। सार्क की स्थापना 1985 में हुई। इसका मुख्यालय, जैसा कि आप जानते हैं कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। और इसमें अफ़गानिस्तान जो है 8वां देश है। और शुरू से 7 देश शामिल थे, जिसमें सम्मिलित हैं बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान। और 8वां देश अफ़गानिस्तान शामिल हो गया है। हेलो, आए मेट्रोजिल। मेट्रोजिल को इसने